ओके, तो अगर हेड एंड नेक में हो रहा है ओरल कैंसर, तो ओरल कैंसर इज कैंसर व्हिच अराइजेस एनीवेयर विद इन द माउथ और इन द स्क्वैमिश सेल। अगर हेड एंड नेक में है, तो अगर स्क्वैमिश सेल में है, तब दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माउथ कैंसर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हेड और नेक में है, और हम तब उसको ओरल कैंसर में कंसिडर करते हैं जब माउथ में कैंसर था, ओरल कैविटी में कैंसर था, और वो स्प्रेड होने की वजह से हेड या नेक में पहुंचा है, तो ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, वॉइस क्लियर है, राइट? मैम वॉइस तो आपकी क्लियर है, बट जो आपने स्क्रीन शो हो रही है मैम, वो अटेंडेंस वाली हो रही है मैम, पीपीटी ओरल कैंसर की नहीं हो रही है। अटेंडेंस वाली? अटेंडेंस वाली मैम यस हो गई मैम शो। होगी ना? मैम फिर से आपने बड़ा कर दिया मैम, फिर से चली गई। अब ठीक है, अब ठीक है। यस मैम अब ठीक है। ओके, तो ठीक है, अगर जैसे ओरल कैंसर स्प्रेड हो गया और उसके बाद वो हेड या नेक रीजन में पहुंच गया, तो वो ओरल कैंसर के अंदर आएगा। अदरवाइज जैसे अगर कोई कैंसर है जो जिसका ओरिजिनेट ही वो हेड से हुआ था या नेक के स्क्वेमस सेल में हुआ था, तो देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज माउथ कैंसर। ठीक है, ओनली एंड ओनली अगर पहले माउथ में कैंसर था या ओरल कैविटी में कैंसर था और वो स्प्रेड होने के बाद हेड रीजन में या नेक में स्प्रेड हो गया, तब वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? ओरल कैंसर के अंदर ही आता है। कैंसर इंक्लूड्स ओरल कैंसर जैसे लिप्स है, टंग, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट, फेरिंग्स में है, फ्लोर ऑफ द माउथ, चीक, यहाँ पे भी अगर कैंसर है तो वो ओरल कैंसर में आता है। टाइप्स में टू टाइप्स बेस्ड ऑन द सेल। ठीक है, सेल के बेसिस में दो टाइप में होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो बेसल सेल कार्सिनोमा इज सेकेंड मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर। ओके, ये कहाँ कहाँ पे होता है? लिप्स में होता है, और इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है ओवर और एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, और इसमें आप मोस्टली क्या देखोगे? लिप्स में बहुत डिस्कलरेशन हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है? मैलिग्नेंट ग्रो अराइजेस फ्रॉम tiny flat squamous cell that lines mucous membrane, mostly affect lower lip and tongue. ओके, तो ये मोस्टली जो स्क्वामस सेल को कवर कर रहा है वो वाले सेल है, और ये कौन से रीजन में मोस्ट ऑफ कॉमनली होता है? या तो फिर हमारे लोअर लिप्स में, वो भी अंदर की तरफ होगा, और टंग में। नेक्स्ट कम्स द कॉजेस एंड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। कॉजेस क्या है और इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? तो कॉजेस में देखेंगे हम, टोबैको इज द कॉज। ओके, लाइक च्यूइंग टोबैको, और इन द फॉर्म ऑफ, अगर टोबैको ले रहे हैं सिगार के फॉर्म में, सिगरेट के फॉर्म में, ठीक है, पाइप के फॉर्म में, स्नफ के फॉर्म में। स्नफ मीन्स अगर नाक से भी ले रहे हैं, तो दीज ऑल कम्स अंडर टोबैको यूज। अल्कोहल, अल्कोहल कंजम्पशन, क्रोनिक इरिटेशन, किसी तरह का इरिटेशन हो रहा है, अगेन एंड अगेन हो रहा है, बार बार हो रहा है। ठीक है, पुअर ओरल हाइजीन, अच्छी तरह से ओरल हाइजीन नहीं ले रहे हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, किसी तरह का माउथ के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है और जो ठीक होने की बजाय कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू यूवी रेज, उससे क्या हुआ? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। देन कम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अगर उससे अफेक्टेड है तो भी हो सकता है, क्योंकि एचपीवी वायरस क्या करता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बहुत लो कर देता है। ठीक है, तो इससे भी ओरल कैंसर होने के चांसेस है। इंजेक्शन ऑफ हॉट फूड, स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हॉट फूड लेना या स्पाइसी फूड लेना भी कॉज कर सकता है। ये क्यों कॉज करता है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं, और माउथ में कहीं कोई, जैसे आप बोल सकते हो, एक वुंड टाइप का फॉर्म हो रहा है। अगर आप एक्सेसिवली हॉट फूड ले रहे हो तो भी वो अच्छी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा गर्म खाना ले रहे हो, स्पाइसी ले रहे हो या गर्म खाना ले रहे हो, तो वो जगह को रिपेयर होने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो वो जहाँ पे वुंड है वो क्या होगा? बढ़ता ही रहेगा ड्यू टू हॉट एंड स्पाइसी फूड। तो फूड हैबिट्स भी सही करना सही है, जरूरी है।
नेक्स्ट कम्स TNM स्टेजिंग। TNM स्टेजिंग में जो T स्टेजिंग है, दैट स्टेज फॉर ट्यूमर, N N stands for nodes and M for metastasis। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे T, इसके थ्रू हम स्टेजिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखोगे तो अगर TX है तो ट्यूमर मिला ही नहीं है, ठीक है। देन TO और T0 कह सकते हैं इसको, कोई सिम्टम्स ही नहीं है ट्यूमर के, ठीक है। TIS, देन ट्यूमर जो है वो आउटर लेयर ऑफ टिश्यू में कन्फाइंड है, उससे फैल नहीं रहा है, मतलब इट इज नॉट स्प्रेडिंग बट इट इज देयर, और वो स्टेगनेंट है, यानी कि बेनाइन फॉर्म में है। T1 मतलब प्राइमरी ट्यूमर इज 2 सेंटीमीटर। अभी ट्यूमर का जो साइज है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है और प्राइमरी स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में मतलब, ठीक है। T2 मीन्स लार्जर देन 2 सेंटीमीटर बट स्मॉलर देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। T3 इज लार्जर देन 4 सेंटीमीटर, जो ट्यूमर है वो 4 सेंटीमीटर से भी बढ़ गया। Then is T4, ट्यूमर हैज इन्वेडेड नियर स्ट्रक्चर। नाउ ट्यूमर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्प्रेड होना स्टार्ट कर दिया है अदर स्ट्रक्चर्स में, सामने के जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एन, एन में आप क्या करोगे, NX का मतलब होता है, N स्टैंड फॉर नोड। NX में अगर आप करोगे तो उसका क्या है, अगर NX लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, लिम्फ नोड कोई भी एक्सेस नहीं हुआ है, यानी कि कोई कैंसर है ही नहीं। देन NO और N0 स्टैंड फॉर कैंसर हैज नॉट स्प्रेड टू लिम्फ नोड, अभी लिम्फ नोड तक नहीं पहुंचा है कैंसर, इसलिए हमको कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है। N1, N1 इज मीन्स कैंसर हैज स्प्रेड टू वन लिम्फ नोड, ठीक है। कैंसर अभी सिर्फ एक लिम्फ नोड में स्प्रेड हुआ है और उसका साइज भी 3 सेंटीमीटर से छोटा है डायमीटर में, ओके। और वो कहाँ पे लोकेट करा है, जहाँ ट्यूमर प्रेजेंट है उसी के साइड लाइन स्ट्रक्चर, जहाँ पे उसी के साइड में अगर कोई भी लिम्फ नोड है तो उसमें स्प्रेड हुआ है, दैट्स इट। बट एक ही लिम्फ नोड में स्प्रेड है। N2A stands for cancer has spread to one lymph node which is larger than 3 centimeter but smaller than 6 centimeter and same side, ठीक है। मतलब कि कैंसर स्प्रेड हो चुका है लिम्फ नोड में, उसका साइज 3 सेंटीमीटर से बड़ा है बट 6 सेंटीमीटर से छोटा है, ओके। और क्या है, सेम साइड में, मतलब जहाँ पे ट्यूमर सेल हो रहा है उसी के साइड एडजेसेंट लिम्फ नोड में प्रेजेंट है, लिम्फ नोड में स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट कम्स द N2B, that is cancer has spread to more than one lymph node, more less than 6 centimeter and same size, ठीक है। अब जो है एक से ज्यादा लिम्फ नोड्स में फैलने लग गया है और इसका जो साइज है वो स्मॉलर देन क्या है, 6 सेंटीमीटर है मगर। नेक्स्ट कम्स दी N2C, कैंसर हैज स्प्रेड टू ऑपोजिट साइड एंड लेस देन 6 सेंटीमीटर। अब अभी तक क्या था, जहां पे ट्यूमर था उसी के साइड वाले लिम्फ नोड्स में वो फैल रहा था, अब क्या हुआ, दूसरे जगह पे भी स्प्रेड हो गया है, फैलना, ठीक है। ऑपोजिट साइड में भी फैलना स्टार्ट हो गया है, स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है। N3 स्टैंड फॉर ट्यूमर it has spread to more than one lymph node and साइज भी कितना हो गया, एक से ज्यादा लिम्फ नोड में फैल चुका है और उसका साइज भी 6 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो चुका है। M stands for metastasis, TNM, okay। now the M stands for metastasis, MX, इसमें MX जो होता है, मतलब कैंसर स्प्रेड तो हो गया बट जब चेक कर रहे तो पता मतलब मिल नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा है। MO में क्या हुआ, और M0 में कैंसर स्प्रेड ही नहीं हुआ है, एक ही जगह में है और वहीं पे स्टेगनेंट है, स्प्रेड नहीं हुआ। M1 में क्या है, कैंसर है स्प्रेड आउटसाइड द नेक एंड हेड एंड नेक। अब कैंसर M1 में क्या हो गया, माउथ से फैल के हेड में भी आ गया, नेक में भी आ गया और उससे भी बाहर जा रहा है, ओके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप देखो ल्यूकोप्लेकिया, इसमें क्या होगा, व्हाइट व्हाइट लेशंस फॉर्म हो जाएंगे लिप्स में, ठीक है। या तो फिर वो व्हाइट दिखाई देंगे या फिर येलो कलर में होंगे, ऐसा लगेगा कि अंदर ब्लिस्टर टाइप का फॉर्म हो रहा है, बहुत छोटा सा ब्लिस्टर,
टाइप का फॉर्म हो रहा है, बट एक्चुअली में वो सिम्टम है, वो ब्लिस्टर नहीं है, वो एक सिम्टम है जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। और वो किस में शो होता है? माउथ कैंसर में शो होता है। ठीक है, इरिथ्रोप्लेकिया, ये क्या होगा? सेम पैचेस होंगे बट इसका जो कलर होगा वो रेड होगा, रेड कलर का होगा या वेलवेटी कलर का होगा। ठीक है, रेड कलर का होगा। अल्सरेशन, अल्सर फॉर्म होने लग जाएगा माउथ में, माउथ अल्सर होने लग जाएगा। और जो भी अल्सर फॉर्म हो रहा है या जो भी वुंड बन रहा है माउथ में, वो ठीक ही नहीं होगा। ओके, सोर दैट डज नॉट हील, लंप फॉर्म होने लग जाएगा। अब सोर हो गया, अब उसके ऊपर लंप्स होने लग जाएंगे। Fine? मतलब एक वुंड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, मतलब वुंड पे वुंड होने लग जाएगा, लंप्स पे होने लग जाएगा। ठीक है, सोर थ्रोट, गले में दर्द रहेगा, वॉइस में मॉड्यूलेशन हो जाएगा, वॉइस चेंज होने लगेगा चबाते समय। ठीक है, डिफिकल्टी होगी, डिस्पेसिया होगा सेम। बट ये डिस्पेसिया का सिम्टम्स कब आता है? लेट में आता है। ठीक है, जब स्टेज 1 से क्रॉस हो गया उसके बाद आएगा। पेन इन टंग और ईयर, कान में और जीभ में बहुत ज्यादा दर्द होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे? हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का। ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट कम्स दी बायोप्सी। बायोप्सी का रिपोर्ट, बायोप्सी करके फिर उससे भी फाइंड आउट हो सकता है। ओरल एक्सफोलिएटिव स्टडी, ओरल एक्सप्लोसिव ओरल एक्सफोलिएटिव स्टडी में क्या होता है कि जो जहाँ पे सेम लाइक थोड़ा बहुत ये बायोप्सी जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि बायोप्सी में तो क्या है, थोड़ा सा अंदर तक चेक करके पस का उसका पस है या फिर उसमें जो भी जो आप बोलोगे कि रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है उसका टेस्ट करते हैं, राइट? या फिर उसमें से एक टुकड़ा उठा करके जहाँ पे वुंड हो रखा है वहां में से एक छोटा सा स्लाइड ऑफ सेल और टिश्यूज का ले करके उसका बायोप्सी करते हैं। बट इसमें ओरल एक्सफोलिएटिव में क्या करेंगे? जो उसका रेसिड्यू निकल रहा है ना, जो उसके ऊपर जैसे जहाँ वुंड है उसके ऊपर जो पपड़ियां ऐसे जम रही है, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। देन टोल्यूडिन ब्लू टेस्ट। ठीक है, इसके लिए ये इसमें क्या होता है, इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है ये। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओरल कैंसर में ही होता है। इसमें क्या करते हैं ना, जहाँ पे वुंड हो रखा है, ब्लिस्टर फॉर्म हुआ है या आप बोलो वुंड हो रखा है, उस जगह पे स्टेनिंग करते हैं और उसके बाद उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, स्टेन करेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे। स्टेन से क्या होता है? स्टेन से अगर कैंसर सेल है, स्टेन करने से वो ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और जब स्क्रीनिंग करेंगे तो वो इजीली विजिबल होता है। अगर विदाउट स्टेनिंग अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे तो कई बार होता है कि वो जो कैंसर सेल है वो दिखते ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैंसर सेल प्रेफरेंशियली टेक्स अप द डाई, मतलब अगर हम ब्लू स्टेनिंग करते हैं ना, ब्लू स्टेनिंग से स्टेन करने के बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो जो कैंसर सेल होता है ना वो बहुत इजीली स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वो अच्छे से व्यू स्क्रीन में बहुत अच्छे से शो होगा कि यहाँ पे कैंसर सेल है और यहाँ पे नॉर्मल सेल है। सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे। मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? सर्जरी हो सकती है, मोस्टली इसका सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत पेनफुल भी रहता है। ठीक है, देन आता है रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, सर्जरी में क्या होगा? एक्सीजन ऑफ ट्यूमर, जो ट्यूमर है उसको निकाल देंगे। मैंडिबुलेक्टमी, मतलब मैंडिबल रीजन को ही हटा देते हैं। वेरी वेरी पेनफुल एंड बहुत टाइम लगता है रिकवरी के लिए इसमें। हेमिग्लोसेक्टमी, इसमें भी जो रीजन है उसको कट आउट कर देते हैं। देन कम्स दी रेडिकल नेक डायसेक्शन। ठीक है, जहाँ पे स्प्रेड हुआ है टिश्यू फ्रॉम जॉ डाउन टू द क्लेविकल, मतलब जहां जहां पे स्प्रेड हुआ है, जॉ के नीचे से लेके क्लेविकल रीजन तक जहां जहां स्प्रेड हुआ है उसको रिमूव कर देते हैं। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, मतलब ये जो है ये तो आ जाएगा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट किस में आएगा? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। जब एक बार
जब एक बार जैसे कि ये हो गया है ना, रेडिकल नेक डाइसेक्शन हो गया या हेमिग्लोसेक्टमी हो गया है ना, उसके बाद उस जगह में बहुत ज्यादा, बहुत दूर से भी विजिबल हो जाता है वो रीजन, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए, मतलब दिखने में अच्छा लगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करा जाता है। उसमें ये स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट किया जाता है। में क्या होगा कि कहीं से हेल्दी स्किन को लेके वहां पे चिपका देंगे, वहां पे अटैच कर देंगे, ताकि वो स्किन नॉर्मल दिखने लगे। कीमोथेरेपी में कौन कौन से मेडिसिन देते हैं? 5-फ्लोरोसिल, मिथोट्रेक्सेट, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, पेक्ली, टेसिल, लियोमाइसिन, ये सारे मेडिसिन कीमोथेरेपी में दिए जाते हैं। न्यूट्रिशन के लिए क्या पेशेंट का क्या देंगे? पेरेंट्रल न्यूट्रिशन ही जाता है, पेरेंट्रल फ्लूइड ही जाएगा, क्योंकि ओरल सर्जरी हो रखी है, ओरल में इन्फ्लामेशन है, तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट कि ओरली कुछ भी कंज्यूम करे। तो टोटल TPN में चला जाता है पेशेंट, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, और टोटल पेरेंट्रल फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन में चला जाता है। देखो, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो फूड है वो हम गैस्ट्रो कैविटी करके, है ना, डायरेक्ट स्टमक में पहुंचा सकते हैं। तो ब्लेंडेड फूड देंगे, क्योंकि ओरली बहुत टाइम लगता है इसको रिकवर होने में भी पेशेंट को। इतने टाइम तक तो हम TPN में नहीं रख सकते ना पूरी तरह से, सिर्फ IV फ्लूइड के थ्रू तो न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये प्रोसीजर भी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिस्पेजिया, क्योंकि पेशेंट क्या कर नहीं पा रहा है, स्वेल ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इतना पेनफुल है कि वो स्वेल ही नहीं कर पा रहा है। तो उसका क्या होगा? बैलेंस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा पेशेंट। क्रोनिक पेन, पेन भी सीवियर लेवल में होता है। एंजाइटी होगी पेशेंट को, ऑब्वियस है, जब इतना पेन हो रहा है और कुछ कंज्यूम भी नहीं कर पा रहा है तो एंजाइटी तो होगी। इनएफेक्टिव कोपिंग, कोप अप करने में मुश्किल होगा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन ये जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ओरल कैंसर में देखा जाता है कि एक टाइम तक पेशेंट फिर भी ठीक से खा पी रहा है, पेन है, हल्का फुल्का है, बट फिर भी मैनेजेबल पेन है, बट ऑल ऑफ ए सडन वो एकदम से सीवियर स्टेज में घुस जाता है, ठीक है। तो कोप अप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ ये भी होता है इसमें कि फेस जैसा है, ठीक है, ये फेस है और बहुत सेंसिटिव है। और किसी भी इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो या चिल्ड्रंस हो, फॉर एवरीवन फेस इज आवर आइडेंटिटी, है ना। किसी भी तरह की सर्जरी क्या लीड करती है? फेशियल डिस्टॉर्शन को लीड करती है। आपका फेस चेंज हो जा रहा है, फेस दिखने में खराब लगने लग रहा है, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, तो इस चीज पे भी कोप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को। तो इनफेक्टिव कोपिंग, इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ पे अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा है पेशेंट का, इंटरवेंशन में क्या करोगे आप? एयरवे अच्छे से मेंटेन रखना है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते रहना है, कम्युनिकेट करोगे उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। पेन मैनेजमेंट के लिए हमने एनाल्जेसिक्स देना है, फिर NSAIDs देंगे, इन्फ्लेमेशन फर्दर ना हो। न्यूट्रिशन जितना हो सके बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करना है, किसके थ्रू? परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी के थ्रू। नेक्स्ट कम दी हाइजीन, और हाइजीन को हमने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हाइजीन अच्छे से मेंटेन, वन ऑफ द रीजन फॉर ओरल कैंसर इज हाइजीन ऑल्सो, ओरल हाइजीन। अगर ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं है तो भी माउथ कैंसर और ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो दिस वाज अबाउट ओरल कैंसर। नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, आई विल मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। मैं दूसरा टॉपिक पे स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लो या फिर स्लाइड ब्रेक। मैं 2 मिनट में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँ।
Okay, let's start. Lung cancer. So definition, lung carcinoma or lung cancer is a malignant lung tumor characterized by uncontrolled cell growth in tissues of the lungs, ठीक है? And if left untreated, this growth can spread beyond the lungs by the process of metastasis into the nearby tissue or other part of the body. लंग कैंसर क्या है? एक मेलिग्नेंट लंग ट्यूमर है, ठीक है? मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है कि जो स्प्रेड होता है, ठीक है? इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, सेल जो ग्रो कर रहा है वो अनकंट्रोल्ड ग्रो कर रहा है। और कहाँ पे है ये? लंग्स, लंग्स के सेल की बात हो रही है हमारी, ठीक है? और अगर इसको लंग कैंसर को ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, तो ये क्या होता है? क्योंकि इसमें जो सेल ग्रोथ होता है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटलेस होता है और अनकंट्रोल्ड वे में होता है, तो ये क्या हो सकता है कि साइड लाइन स्ट्रक्चर में भी स्प्रेड हो सकता है, दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है लंग्स से। इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लंग कैंसर देखोगे तो ये ओल्ड एज पीपल में बहुत कॉमनली दिखता है, ठीक है? अबाउट 2 out of 3 पीपल डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर आर 65 और ओल्डर। जैसे जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट हैं उनमें से 3 अगर पेशेंट है तो उसमें से 2 पेशेंट जो हैं वो लंग कैंसर के हैं और उनका एज कितना है? 65 ईयर्स से ज्यादा है। तो ये आप हम बहुत इजीली बोल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस स्टडी, है ना, कि ओल्ड एज में लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अबाउट 14% ऑफ ऑल न्यू लंग कैंसर्स, न्यू कैंसर्स आर लंग कैंसर। और ऑल ओवर पूरा पूरी अगर अबाउट सिर्फ और सिर्फ कैंसर की बात की जाए तो उनमें से जितने भी कैंसर है उसमें आउट ऑफ ऑल द कैंसर्स 14% जो कैंसर जो इंसिडेंस रेट है वो लंग कैंसर का है, ठीक है? हर तरह के कैंसर में 14% आउट ऑफ 100%, 14% कौन सा कैंसर होता है? लंग कैंसर होता है लोगों को, ठीक है? अबाउट 2,24,390 न्यू केसेस ऑफ लंग कैंसर, ठीक है? इतने न्यू केसेस पाए जाते हैं लंग कैंसर, पाए गए हैं लंग कैंसर के, और उसमें से भी कितने मेल है और कितने फीमेल है? तो मेल देखोगे आप 1,17,920 मेल एंड 1,06,470 वुमेन। तो आप इससे हम ये बता सकते हैं कि मेन में थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा कोई वास्ट डिफरेंस तो है नहीं, बट फिर भी कंपैरेटिवली मेन में थोड़ा सा ज्यादा है। आपसे यू कैन से 5% मेल में लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल, ठीक है? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लंग कैंसर। टाइप्स में लंग कैंसर को हम अगर आप डिवाइड करो तो 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कम्स द स्मॉल सेल लंग कैंसर, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज SCLS, ठीक है? स्मॉल सेल लंग कैंसर। एंड नेक्स्ट इज नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, NSCLS, ठीक है? अब NSCLS में, CLC में आप फर्दर डिवीजन देखोगे, लार्ज सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वामिश सेल कार्सिनोमा। अब ये जो लार्ज सेल कार्सिनोमा है, एडिनोकार्सिनोमा है और स्क्वामिश सेल कार्सिनोमा है, ये है बहुत ज्यादा अकर होने वाले, ठीक है? नाउ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, NSCLC, ये वन ऑफ द मोस्ट कैंसर टाइप, कॉमन कैंसर टाइप है इन लंग कैंसर। अबाउट 80 to 85% जो लोग हैं उनको क्या होता है? NSCLC, यही कैंसर होता है, ठीक है? ये कंपेयर टू स्मॉल सेल लंग कैंसर ये स्लो ग्रो करता है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, दैट इज एपिडर्मोइड कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है? फर्स्ट टाइप दैट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा which is also termed as epidermoid carcinoma। ये अगर आप टोटल ऑल ओवर लंग कैंसर देखो तो 30 से 35% जो केसेस होते हैं वो स्क्वामस सेल लंग कार्सिनोमा के होता है, ठीक है? अराइज फ्रॉम ब्रोंकियल एपिथेलियम, ब्रोंकियल ब्रोंकियल एपिथेलियम से अराइज होता है, ठीक है? कैविटेशन भी हो सकता है, मतलब कैविटी भी फॉर्म हो सकता है। जो एपिथेलियम लेयर है ब्रोंकियल ब्रोंकियल में जो
एपिथेलियम लेयर है उसमें क्या हो सकता है, कैविटी भी फॉर्म हो सकता है इसमें, ये भी बहुत इजीली देखा जा सकता है। देन स्लो ग्रोथ है इसका, और मेटास्टेसिस नॉट कॉमन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेटास्टेसिस इसमें नहीं होता है, मतलब हो गया है एक जगह पे है, बेनाइन फॉर्म में रह जाता है ये लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, मेटास्टेसिस इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब फैलता बहुत जल्दी नहीं है, और मेलिग्नेंट फॉर्म में भी है तो जल्दी से स्प्रेड इतने जल्दी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट कम्स द एडिनोकार्सिनोमा। 25 to 30%। आपने फर्स्ट वन को देखा, वो कितना था, 30 to 35। इसका रेशियो कंपेयर टू द फर्स्ट वन दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के कंपेयर में एडिनोकार्सिनोमा क्या है, थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 25 to 30% होता है ये, इसका इंसिडेंस रेट है। ये म्यूकस ग्लैंड में होता है, वो कहाँ होता था, एपिथेलियम में, और ये म्यूकस ग्लैंड में होता है। ठीक है, इसका भी स्लो ग्रोथ है, मगर इसमें कैविटी बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। उसमें कैविटी बहुत ज्यादा कॉमन था, इसमें कैविटी इतना कॉमन नहीं है, कैविटी एकदम से देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ज्यादातर ये जो एडिनोकार्सिनोमा है, जो उसका कॉज है वो है सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट कम्स द लार्ज सेल कार्सिनोमा। इसका जो इंसिडेंस रेट है वो है 10 to 20%। कैविटेशन कॉमन है इसमें भी, कि कैविटी फॉर्म हो जाएगा। स्लो मेटास्टेसिस में अकर टू किडनी, लिवर एंड एड्रेनल्स। इसका जो मेटास्टेसिस है, मतलब फैलने के चांसेस है, बहुत हाई है, और ये कहाँ कहाँ तक फैल सकता है, किडनी में भी फैल सकता है, लिवर में फैल सकता है, एड्रेनल ग्लैंड्स में फैल सकता है। ठीक है, मे बी लोकेटेड सेंट्रली, मिड लंग और पेरिफेरली। जैसे लंग्स में अगर हुआ है तो ये मिड में भी हो सकता है, सेंट्रल लोकेशन में भी हो सकता है लंग्स के, या फिर पेरिफेरल लंग्स में भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है लंग्स में, बेसिकली मिड में भी हो सकता है, पेरिफेरल रीजन में भी हो सकता है। तो दिस वाज अबाउट इट, टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा। नाउ वी विल सी द स्मॉल सेल कार्सिनोमा। In general, it generally starts in one of the large breathing tubes, grow fairly rapidly, and it likely to be large by the time of diagnosis। मतलब इसको क्या होता है ना, इसका पता तब चलता है जब पेशेंट को दिक्कत होने लग जाती है स्मॉल सेल कार्सिनोमा का। ठीक है, और डायग्नोस करने तक बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका होता है। ठीक है, और बहुत जल्दी इसका ग्रोथ होता है, और स्प्रेड भी बहुत जल्दी होता है ये। सी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्रेड्स मोर क्विकली एंड एग्रेसिवली। बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और बड़े एग्रेसिवली जल्दी स्प्रेड होता है। ठीक है, अकाउंट फॉर 15% ऑफ केसेस, बट केसेस इसके कम है। ओके, 15% केस है। फाउंड मोस्टली इन हैवी स्मोकर, जो हैवी स्मोकिंग करते हैं, लाइक चेन स्मोकर्स होते हैं, उनमें आप इसको स्मॉल सेल कार्सिनोमा बहुत ज्यादा कॉमन है। नाउ वी विल सी द इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में आप देखोगे कि टोबैको स्मोकिंग एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज है। ठीक है, smoking is by far the leading risk factor for lung cancer. About 80% of lung cancer that are thought to result from thought to result from smoking. 80% जितने भी डेथ हुए हैं आज तक लंग कैंसर की वजह से, वो है ड्यू टू स्मोकिंग। जो स्मोकर्स होते हैं उनके डेथ होने का ज्यादा चांसेस रहता है, और जो भी, और यू कैन से जितने भी डेथ हुए उसमें 80% आप लोगों को देखोगे तो स्मोकर्स थे वो लोग। ठीक है, एक्सपोजर टू अदर कैंसर कॉजिंग एजेंट इन द वर्कप्लेस, दूसरा एटियोलॉजी। आप काम करते हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में। जैसे आप जहाँ काम करते हो वहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंस है, या आप ऐसे केमिकल्स के साथ काम करते हो जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो ऐसे में भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे कि आप देखिए इसमें एग्जाम्पल में दिखा है रेडियो एक्टिव सच एस यूरेनियम। ठीक है, ऐसा प्लांट में आप काम कर रहे हो जहाँ यूरेनियम से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यूरेनियम का न्यूक्लियर
प्लांट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज वर्किंग इन न्यूक्लियर प्लांट, तो वो यूरेनियम के कांटेक्ट में है तो भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इनहेल केमिकल सच एज बेरिलियम, सिलिका, कोल प्रोडक्ट्स एंड मस्टर्ड गैस। मतलब अगर कोई ऐसे एरिया में भी काम कर रहा है या फिर ऐसे एरिया में इतना कॉमनली रहता है आसपास कि बार बार वो इनहेल हो रहा है, जैसे कि कौन कौन सा केमिकल्स है, बेरिलियम कैंसर केमिकल है, सिलिका है, ठीक है, कोल प्रोडक्ट्स है, जैसे बहुत सारे लोग जो कोल माइन में काम करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है लंग कैंसर होने का। मस्टर्ड गैस है, इससे भी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये कंप्लीटली आता है आपको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में, ठीक है। अगर आप कभी, आपको अगर आ गया लिखने के लिए कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में कौन कौन से डिजीज कंडीशन आएंगे तो आप ये लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कम्स द, नेक्स्ट क्या आ गया, सर्टेन डाइटरी सप्लीमेंट्स। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। Two large studies found that smokers who took beta carotene supplements actually had an increased risk of lung cancer. तो जो लोग स्टडीज में फाइंड आउट हुआ है, और वो भी दो बड़े बड़े स्टडीज में फाइंड आउट हुआ कि जो लोग जो स्मोकर्स भी हैं और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, मगर उनको अगर वो स्मोकर है तो, अगर स्मोकर नहीं है तो फिर नहीं होगा। स्मोकर है और वो सप्लीमेंट ले रहे हैं और उस सप्लीमेंट में बीटा कैरोटीन है, प्रेजेंट है, तो ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है कि लंग कैंसर हो सकता है ऐसे लोगों को, ठीक है। एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस एस्बेस्टॉस। अब ये क्या होते हैं, पीपल हु वर्क विथ एस्बेस्टॉस सच एज इन माइंस, मिल्स, टेक्सटाइल प्लांट्स, प्लेसेस। जो ये एस्बेस्टॉस होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे धूल, धूल टाइप का होगा, जो डस्ट है ना, डस्ट माइट्स बोलते हैं ना, जैसे कहीं माइन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो माइन में जिस वक्त काम होता है तो उस वक्त क्या होता है, वही जो भी माइन है से कोल माइन है या यूरेनियम माइल है या कोई सा भी माइल है, तो उस समय वहां पे क्या होगा, उसी का डस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्प्रेड रहता है ना, ठीक है, जो कि हम नोज के थ्रू इनहेल कर सकते हैं और जो लंग्स तक पहुंच सकता है, उसको एस्बेस्टॉस बोलते हैं, ठीक है, ASBESTOS, एस्बेस्टॉस, एक बार सर्च पे कर लेना। तो जो लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे माइल पे काम करते हैं या किसी तरह के मिल है, कोई सा भी मिल हो, कोई भी मिल है, क्योंकि माइंस, मिल्स है ना, ये टेक्सटाइल प्लांट्स हैं, यहाँ पे जो डस्ट माइट्स होते हैं, जो अ, जो एयर है ना उसमें भी डस्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो वो भी जो डस्ट जो इनहेल कर रहे हैं वो जाके क्या होता है, लंग्स में सेटल डाउन हो जाती है। इतने माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं उन माइट्स के कि वो बॉडी में जाके क्या होता है, लंग्स में जाके सेटल डाउन हो जाता है, तो वो फर्दर क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। नेक्स्ट इज टैल्कम एंड टैल्कम पाउडर्स। तो टैल्कम, टैल्क इज अ मिनरल दैट इन इट्स नेचुरल फॉर्म में कंटेन एस्बेस्टोस। तो वही है कि देखो टैल्कम से भी होने के चांसेस है, या टैल्कम टैल्क बोल सकते हैं, टैल्कम पाउडर, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है, जैसे सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर आप माइका प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, जो टेल्कम पाउडर होता है उसमें माइका प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एवरी टाइम वी आर अप्लाइंग टेल्कम पाउडर, देन व्हाट इज हैपनिंग, वो भी स्प्रेड हो जाता है, और वो आप हमेशा इनहेल कर रहे हैं हम, तो भी क्या होता है, करते करते ग्रेजुअली 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 लास्ट में क्या हो सकता है, ये भी लंग कैंसर कॉज कर सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई सा भी, जो भी जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े हमने उनमें से कोई भी एक फैक्टर भी वर्क कर सकता है, एक से ज्यादा भी वर्क कर सकता है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर डैमेज टू द सेल, सेल में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कार्सिनोजन बाइंड टू डैमेज सेल डीएनए, और जो कार्सिनोजन है, मतलब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, सेल में बाइंड होने लग जाते हैं, सेल के डीएनए में बाइंड होने लग जाते हैं या सेल में बाइंड होने लग जाते हैं, और क्या करने लग जाते हैं, सेल के डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब डीएनए में
चेंजेस आने लगे, डीएनए सेल में डैमेज हो गया, डीएनए में चेंजेस हो गए, तो अब सेलुलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, अब वो सेल डिवाइड होंगे तो चेंज डीएनए का डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेल है, वो जो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जो एक सेल है वो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, तो कैसे प्रोड्यूस करता है, जो उसका डीएनए होता है उसी का रेप्लिका फॉर्म करता है, राइट। अब अगर सेल के डीएनए में चेंजेस आ गए, तो अब वो जो चेंज डीएनए वाला सेल है वो कैसा फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, चेंज डीएनए का सेल प्रोड्यूस करेगा, है ना। इवेंचुअली मैलिग्नेंट सेल, इसकी वजह से क्या होता है, धीरे 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 ये रेप्लिकेट होने लगे। स्टार्टिंग में ये मैलिग्नेंट नहीं बनेंगे, पर धीरे 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 ये मल्टीप्लाई होते गए एंड फिर क्या हुआ, वो मैलिग्नेंट सेल बन गया। मैलिग्नेंट ट्रांसफर फ्रॉम नॉर्मल एपिथेलियम, और ये स्प्रेड होने लग जाते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, कार्सिनोमा कॉज कर देते हैं, दैट इज कैंसर कॉज कर देते हैं। साइन एंड सिम्टम में आप क्या देखोगे, अ कफ दैट गेट्स वर्सन, ठीक है, कफ है और वो कंटिन्यूस चल रहा है, और वो एवरी सिंगल डे खराब से खराब हालत हो रही है पेशेंट की। स्पूटम है, ठीक है, स्पूटम प्रोडक्शन भी है पेशेंट में। देन चेस्ट पेन है, और चेस्ट पेन भी धीरे धीरे बहुत पेनफुल होता जाएगा। स्लाइटली शुरू में हल्का है, धीरे 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 जैसे जैसे कफ के साथ बढ़ता गया, इवन सांस लेने में भी कफ होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, हंसते वक्त भी चेस्ट पेन होने लगेगा। समटाइम्स धीरे धीरे बाद में ग्रेजुअली क्या होगा, कफ में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। हॉर्सनेस, गला हमेशा खराब रहेगा, जैसे गले में से आवाज जो है, हॉर्सनेस मतलब रफ आवाज आएगी। जैसे जब हमको सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारे साउंड मॉड्यूलेशन होता है ना, वैसे साउंड मॉड्यूलेशन होने लग जाएगा। वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट होने लग जाएगा, ठीक है, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसकी वजह से वेट लॉस होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में भी दिक्कत होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। पेशेंट विल ऑलवेज फील टायर्ड एंड वीक, थका हुआ फील करेगा और कमजोर महसूस होगा। अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं इसकी वजह से, जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। देन इज बोन पेन, ठीक है, बोन पेन होगा, स्पेशली पेन हो सकता है बैक में और हिप्स में। नर्वस सिस्टम चेंजेस सच एज हेडेक, वीकनेस, लेजीनेस, डिजीनेस, बैलेंस प्रॉब्लम और सीजर्स फ्रॉम कैंसर स्प्रेड टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके थ्रू कैंसर इवन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। और ये सारी दिक्कत रहेगी, जैसे हेडेक हो रहा है, वीकनेस है, डिजीनेस है, बैलेंस में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब खड़े होते होते गिरने जैसा हो जाएगा। पेशेंट को हो सकता है कि सीजर्स आने शुरू हो जाए। येलोइश ऑफ द स्किन एंड आईज फ्रॉम कैंसर स्प्रेड टू द लिवर, क्योंकि अब कैंसर क्या हो गया है, स्प्रेड होने लग गया और लिवर में भी पहुंच गया, जिसकी वजह से जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, क्योंकि बाइल जूस जो उसका प्रोडक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएगा, है ना। जैसे ही लंग्स में पहुंच गया, सॉरी, जैसे ही लिवर में स्प्रेड हो गया है, तो अब पेशेंट को क्या होगा, स्किन भी येलो होने लग जाएगा और आईज भी, आई का भी डिस्कलरेशन होने लग जाएगा। हॉर्नर सिंड्रोम, नाउ फ्रॉम हियर हॉर्नर सिंड्रोम वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास, ठीक है, ऑलरेडी टाइम हो गया है। तो इसके बाद हम लोग हॉर्नर सिंड्रोम से नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू रखेंगे, और आई विल ट्राई एवरी डे टू कंप्लीट 2 टॉपिक्स।